नमस्कार, फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिक्र आपकी में भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझिए जरूरी खबरों को अच्छे से जान लिया, समझ लिया। शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। पहली खबर कुछ सवालों के साथ है। बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। क्या चीन अरब वर्ल्ड में मुसलमानों का खलीफा बनना चाहता है? इजराइल के दुश्मनों को एक छत के नीचे लाकर जिनपिंग कौन सी नूडल्स नीति पर चल पड़े? हम आपको बीजिंग से इजराइल और अमेरिका को परेशान करने वाली तस्वीरें दिखाएंगे। दूसरी खबर मिसाइल टेस्ट पर आधारित है। ओडिशा के बालासोर में मिसाइल टेस्ट से पहले 10 गांव के 10,000 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया गया। आपने मिसाइल टेस्ट के बारे में जरूर सुना होगा, तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन इस बार का परीक्षण खास क्यों है? हम आपको भारत के मिसाइल टेस्ट वाले क्लासरूम में लेकर चलेंगे, जहां आप बिल्कुल सरल भाषा में जान पाएंगे कि मिसाइल टेस्ट होता कैसे है और कहां पर होता है और क्यों वहीं पर होता है। तीसरी खबर दिल्ली से जुड़ी है। यहां तेज बारिश हुई। पटेल नगर में एक जगह बिजली का तार खुला था, तस्वीर देखिए। करंट फैला और यूपीएससी परीक्षा में प्रीलिम्स क्लियर करने वाले मेधावी छात्र नीलेश की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। क्या यह लापरवाही नहीं, हत्या है? इसका जिम्मेदार कौन है? चौथी खबर, दिल्ली में बजट पर बहस हो रही थी, लेकिन बरसात के मौसम के बीच जलेबी पकौड़े पर बात चल पड़ी। फिर क्या हुआ? चर्चा माताजी वाले कटाश तक कैसे पहुंच गई? संसद की एक दिलचस्प तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। और पांचवी खबर नेपाल से आई है। नेपाल में फिर से एक प्लेन क्रैश हुआ है, 18 लोगों की मौत हो गई। हमारे देश से भी कई लोग अक्सर काठमांडू घूमने या व्यापार के सिलसिले में जाते रहते हैं। ऐसे में हमें आपकी फिक्र है, और हमें जब यह फिक्र हुई तो हमने इस पर रिसर्च की और जानना चाहा कि नेपाल में इतने विमान हादसे होते क्यों हैं। कुछ चौंकाने वाली जानकारियां, कुछ ग्लेरिंग फैक्ट्स आपके सामने हम रखने वाले हैं। यह रिसर्च आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन शुरुआत आज की एक ऐसी खबर से जो निश्चित तौर पर आपको बड़ा परेशान करेगी, सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर हो क्या रहा है। हमेशा की तरह खबरें नेशनल भी हैं फिक्र में और इंटरनेशनल भी हैं, ताकि आपको अगले 1 घंटे में न्यूज की पूरी डोज मिल जाए। लेकिन शुरुआत चीन की हरकतों से जुड़ी एक बड़ी खबर से करते हैं। शी जिनपिंग ने इजराइल के दुश्मनों के साथ घुमावदार नूडल्स नीति बनाई है और बीजिंग में हमास और फतेह जैसे संगठनों के साथ 3 दिन तक बैठक करके इजराइल और अमेरिका तक को बेचैन कर दिया है। आप सबसे पहले बीजिंग से आई यह महत्वपूर्ण तस्वीरें देखें, ध्यान से देखिएगा। इस तस्वीर में आपको मंच पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी कतार में ठीक बीच में दिखेंगे, जिनको एक हॉक कहा जाता है। इन्हें आपने कई बार अलग अलग ग्लोबल मंचों पर चीन का कूटनीतिक पक्ष रखते देखा होगा। अब इनके दाईं और बाईं तरफ खड़ी हस्तियों को देखिए। वांग यी के एक तरफ खड़े हमास के वरिष्ठ नेता मूसा अबू और दूसरी तरफ खड़े हैं फतेह संगठन के उपाध्यक्ष महमूद अल अलौल। फिर कतार में 12 अन्य फिलिस्तीनी समूहों के सदस्य नजर आ रहे हैं। बीजिंग में एक मंच पर जुटे ये सभी लोग असल में इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। ये सभी चीन की अपील पर बीते 3 दिन से बीजिंग में मीटिंग खेल रहे थे। 3 दिन तक चीन ने इन फिलिस्तीनी सदस्यों से पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव पर बातचीत की। इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी बस थोड़ी देर में हम आपको देंगे, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अहम है हमास और फतेह जैसे 2 कट्टर दुश्मनों को एक छत के नीचे एक साथ आना, जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना का जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, उसके चलते चाइना अपना जियोपॉलिटिकल जो पकड़ है उसको मजबूत करना चाहता है। चाइना का यूरोप में डिक्लाइन हो रहा है और ऐसे में पश्चिमी एशिया में चाइना अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। फ्रिंज एलिमेंट्स का साथ देकर चाइना अपना डिफेंस, खासकर अपना डिफेंस, वो एक अलग लेवल पर ले जाना चाहता है। हमास का वजूद गाजा तक सीमित है। वहां वर्ष 2006 में हुए चुनाव में फतेह संगठन की हार के बाद से हमास की सरकार है, जबकि इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक में फतेह संगठन की सरकार है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास फतेह पार्टी से ही आते हैं। लेकिन अब हमास
और फतेह के बीच सरकार चलाने और फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व करने को लेकर दशकों से विवाद रहा है। हमास कट्टर इस्लामी विचारधारा को मानते हुए फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई बंदूक के दम पर लड़ता रहा है। हमास इजराइल से युद्ध लड़ने का समर्थक है, जबकि फतेह शुरू से धर्मनिरपेक्ष रहा है और इजराइल को कुछ हद तक मान्यता देते हुए बातचीत से मसले का हल निकालने का पक्षधर है। संयुक्त राष्ट्र में भी फतेह ही फिलिस्तीन के प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी संभाल रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब अमेरिका पूरी तरीके से फेल हो रहा है इजराइल और पश्चिमी एशिया में शांति लाने के लिए, तो चीन आगे बढ़कर सामने आ रहा है। क्योंकि अगर चीन ने यह पायदान पार कर लिया तो चीन का अगला कदम होगा यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की एक ऐसी भूमिका निभाना जिससे कि यह युद्ध रुक जाए और शी जिनपिंग का कद और बढ़ जाए, ऐसा विशेषज्ञों की राय। अब दो धुर विरोधी गुटों के बीच चीन सुलह कराकर अपनी पीठ थपथपा रहा है। सवाल है कि चीन ने हमास और फतेह के बीच ये मध्यस्थता क्यों कराई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हीं का हिस्सा हूं, थोड़ा इस तरफ आ जाता हूं। हमास फतेह को साथ मिलाकर चीन पश्चिमी एशिया में कौन सी चाल चल रहा है। हमास फतेह में सुलह कराकर आखिर चीन को क्या लाभ होने वाला है। हमने काफी रिसर्च करने और चीन के पुराने इतिहास को जानने समझने के बाद चीन की हमास और फतेह वाली नूडल्स नीति को डिकोड करने की कोशिश की। यह बताने से पहले चीन के इस दिखावटी शांति समझौते वाले गोल मेज सम्मेलन के कुछ हाई पॉइंट्स आपको बता देते हैं। ध्यान से देखिएगा। बीजिंग की इस बैठक में तय हुआ कट्टर विरोधी पार्टियां अब इजराइल के खिलाफ अलग अलग नहीं बल्कि हर मोर्चे पर साथ मिलकर काम करेंगी। फतेह के मुताबिक यह डील फिलिस्तीन को इजराइल के खिलाफ मजबूती से खड़ा करने में मदद करेगी। हमास के मुताबिक इस समझौते से इजराइल को कड़ी चुनौती मिलेगी और चीन के मुताबिक जंग खत्म होने के बाद हमास और फतेह मिलकर फिलिस्तीन में गठबंधन सरकार चलाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि यह मीटिंग बीजिंग में तब हुई जब नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर में वो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। तो फिर सवाल वहीं लौट कर आता है कि चीन शांति दूत तो है नहीं, ऐसे में वो इजराइल के दुश्मनों को साथ लाकर पश्चिमी एशिया में क्या हासिल करना चाहता है। हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन पहले आप सुनिए कि हमने जब इस मामले में विशेषज्ञों से बातचीत की तो उन्होंने इस पर क्या नजरिया रखा। चाइना और रूस मिल जाते हैं तो मिडिल ईस्ट में एक उनका बेस तैयार होता है जिसमें ऑलरेडी ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान उनके साथ हैं। अगर फिलिस्तीन भी उनके साथ जुड़ जाता है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। देखिए, चीन का मेन मकसद है वहां पे व्यापार करना और साथ में मिडिल ईस्ट से अमेरिका को धीरे धीरे डिसलॉज करना। जो ये बैकयार्ड कहते थे, कोर्टयार्ड था, ये अमेरिकन कंट्रोल के अंदर था, वेस्ट के कंट्रोल में था। अब चाइना सब जगह अपनी कंट्रोल लेना चाहता है और इसलिए वो चैलेंज करता है। वो कहता है कि हम अमेरिका से आगे हैं, हम सर्वसर्वा हों और अमेरिका से उसकी कंपटीशन हो। तो वो राजनीतिक तरीके से या डिप्लोमेटिक तरीके से इन जगहों में घुस करके अपने वर्चस्व को बनाना चाहता है। आज की डेट में हमास और फतेह अगर एकजुट हो जाते हैं तो गाजा और वेस्ट बैंक में एक रूपता आएगी और तमाम तरीके की एक ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो नेशनल गवर्नमेंट देना चाह रहे हैं गाजा और वेस्ट बैंक के लिए। तो ये ऑपोजिशन है, वो कहने के लिए चाइना अपने ग्लोबल मीडिया की तरफ में कह के कि हमने समझौता करा दिया, उसका विजुअल दिखा दिया, और बहुत बड़ा गैप है। ये जमीन के ऊपर में मेरे को उतरता हुआ तो दिखाई कभी नहीं देता कि हमास और ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है साथ में आ जाए। तो आपने जानकारों को सुना, अब हमारे रिसर्च का निचोड़ देखिए और जानिए कि पश्चिमी एशिया में चीन क्यों बन रहा है खलीफा।
चीन असल में खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में देखना चाहता है। कई मुस्लिम देशों में अमेरिका के खिलाफ दशकों से चली आ रही नफरत को कैश कराकर वो मुसलमानों का खलीफा बनना चाहता है, इस्लामिक देशों का पसंदीदा देश बनना चाहता है। ऐसे में गाजा के ताजा हालात उसके पक्ष में हैं। उसने अमेरिका को हाशिए पर डालने और उसके प्रभाव को कम करने के लिए ही फिलिस्तीन को समर्थन देने की बात कही है। हमास और फतेह के बीच सुलह कराकर वो अरब और पश्चिमी एशिया में घुसपैठ भी करना चाहता है। चीन ने इसीलिए बीते कुछ वर्षों में सऊदी अरब के साथ भी नजदीकी बढ़ाई है। सबसे बड़ी बात, चीन ईरान और रूस के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है। एक और बात, चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध से भी बड़ा सबक लिया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच रूस एनर्जी, तेल और गैस जैसे अपने प्राकृतिक संसाधनों की बदौलत ही उभर पाया, लेकिन चीन इन सब के लिए निर्यात पर निर्भर है। ऐसे में वो जब ताइवान के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा और उस समय अमेरिका चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा, तब उस परिस्थिति में चीन पहले से ही अपने करीबी दोस्तों की मजबूत लिस्ट तैयार रखना चाहता है ताकि संकट काल में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चीन की कुटिलता के बारे में तो इतना तो आप जानते ही हैं कि वो बिना मतलब किसी की इतनी सी भी मदद नहीं कर सकता। चीन अगर किसी को कुछ दे रहा होता है तो जाहिर है बदले में जिनपिंग की मंशा कुछ बड़ा हासिल करने की होती है। चीन की यही चाल आपने पाकिस्तान के साथ पीओके में देखी होगी। चीन ने यहां भारी भरकम कर्ज के बदले सीपेक प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इस बहाने पीओके में पैर जमाने की कोशिश की। आपने चीन की कब्जे वाली यही मंशा श्रीलंका में भी देखी होगी। कोलंबो को आर्थिक मदद के बदले लीज के नाम पर हम्बन टोटा पोर्ट अपने नाम कर लिया। चीन की यही चाल अब तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी देखने को मिल रही है। वहां भी चीन आर्थिक मदद के बदले सैन्य बेस बनाने और लिथियम भंडार की माइनिंग के प्रयास कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि चीन जिस किताब को पढ़ रहा है उस किताब को लिखने वाला अमेरिका है। अब देखना यह है कि यह किताब में अपने कुछ नए चैप्टर जोड़ पाता है कि नहीं। ऐसे में सोच कर देखिए कि फिर भला चीन पश्चिमी एशिया के तनाव को कम करने के लिए शांति वाला नाटक क्यों कर रहा है। जाहिर है चीन युद्ध में मारे गए हजारों निर्दोष लोगों की लाशों के बीच मौके तलाश